साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं आप हमारी क्या चल रही है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं आपका रेस्पिरेशन सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में हम जान चुके हैं कि श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से हमारा अंतः श्वसन होता है। अब हम बात कर लेते हैं बाह्य श्वसन की। अंतः श्वसन में लास्ट में जाकर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो 38 एटीपी में टूटता है, और वो भी कहाँ पर टूटता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर टूटता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम बात किसकी कर रहे हैं आपके, अब बात कर उसके बाद मैंने आपको बाह्य श्वसन के तंत्र समझाए थे किसके माध्यम से, आपको डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से समझाए थे आपको, डायग्राम के माध्यम से। तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें हम जो श्वसन लेते हैं यानी हम बोल सकते हैं बाह्य श्वसन। जो बाह्य श्वसन है वो किससे लेते हैं, हम नसल कैविटी से यानी नाक से लेते हैं। कहाँ जाता है वो हमारा नासा ग्रसनी या ग्रसनी में। फिर वो कहाँ जाता है, या मुख गुहा से जाएगा तो भी कहाँ जाएगा हमारा नासा ग्रसनी में। यानी हम सांस किससे ले सकते हैं, जो हम सांस लेते हैं या श्वास लेते हैं वो किससे लेते हैं, हम नाक से भी ले सकते हैं और मुंह से भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो हम बात करते हैं कहाँ जाता है, वो ग्रसनी से आपका ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, एक मुलायम, या ट्रैकिया बोल दीजिए, आपका श्वसन नली बोल दीजिए, क्या है एक मुलायम या एक सॉफ्ट आपकी क्या है नलिका है, और उसमें क्या लगे होते हैं आपकी उपास्थि लगी होती है। क्या लगी होती है आपकी उपास्थि लगी होती है। उनसे वो कहाँ जाता है फिर फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है आपका ब्रोंकलीज होती हैं। यहाँ क्या होते हैं, छोटे छोटे गोले होते हैं गुब्बारे की तरह, ब्रोंकलीज होते हैं। वो क्या ब्रोंकलीज क्या करते हैं, वो फूलते और सिकुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो जो ब्रोंकली है वर्क किसका करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने का। तो ये जो वर्क करते हैं ये ब्रोंकली करते हैं। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे आपका नासा गुहा के यानी नसल कैविटी के बारे में, फिर ग्रसनी के बारे में यानी पायरेक्स के बारे में। उसके बाद यहाँ जो हमारा होता है वहाँ होता है आपका कंठ। क्या होता है, कंठ, जिसे हम क्या बोलते हैं लायरिक्स, जिसकी मदद से हम बोल पाते हैं यानी लायरिक्स। पक्षियों में क्या होता है साइरिक्स, और आपका जो मनुष्य है उसमें क्या होता है लायरिंग्स। तो जो लायरिंग्स है उसकी भी हम बात करेंगे। लायरिंग्स के बाद हम बात करेंगे किसकी, आपकी ग्रसनी के बाद लायरिंग्स की। लायरिंग्स के बाद जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, ट्रैकिया की यानी श्वास नली की। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा हमारा पार्ट क्या वर्क करता है। जो हमारा ये हमारा जो प्रोसेस है ये किसका है, आपका बाह्य श्वसन का। और जो हम कल पढ़ कर आए हैं वो प्रोसेस क्या है आपका अंतः श्वसन का। किसका है, आपका अंतः श्वसन का। अंतः श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन कहाँ तक जाती है, आपकी कोशिकाओं तक। कोशिका का भी कौन सा भाग है, माइटोकॉन्ड्रिया। और वहाँ क्या मिलते हैं हमें 38 अणु, किसके, वो भी एटीपी के यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 38 अणु बनते हैं। कहाँ पर, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम बात कर ले हैं आपकी किसकी, नशिका की या नाक की। किसकी बात कर लेते हैं हम, नशिका की या नाक की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, नशिका की। नशिका या नाक या आपका नोज। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, नशिका की। तो जो हमारी नाक है वो कितने प्रकार की है आपकी, 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। इस तरीके से हमने बना लिया कि ये हमारी क्या है, नाक है। ठीक है, इधर का जो पार्ट है ये आउटर है, क्या है, बाहर वाला पार्ट है। और ये वाला हमारा इनर पार्ट है जो आगे जाकर किससे जुड़ा हुआ है, आपका नासा ग्रसनी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, आपका नासा ग्रसनी से जुड़ा हुआ है। यानी ये वाला जो हमारा पोर्शन है नाक का वो ये है। ठीक है, ये कहाँ का है, अंदर का यानी पीछे वाला। और जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है आउटर यानी कि बाहर वाला, वो जो हमारा हमें दिखाई देता है 2 होल्स नोज के, वो है। उसमें क्या होता है आपका, एक तो होता है बाहर की तरफ आपका क्या, वेस्टिबुल। क्या होता है आपका, वेस्टिबुल होता है। क्या होता है आपका, वेस्टिबुल होता है। दूसरा आपका क्या होता है, ये घ्राण क्षेत्र होता है। क्या होता है, घ्राण क्षेत्र होता है, घ्राण क्षेत्र होता है। और तीसरा क्या होता है आपका, नसल कैविटी। क्या होता है आपका, नसल कैविटी यानी आपका क्या होता है, नसल कैविटी। नसल कैविटी होती है ये। ठीक है, तो जो हमारा आपका
नाक का पार्ट जो होता है, जो हमारी बाहर हमें नोज दिखाई देती है फेस पर, वो भी कितने पार्टों में होती है? हमारी 3 पार्ट में। वेस्टिबुल क्या करती है? ये आपकी जो एयर है इसको अंदर ले जाती है, साथ ही साथ जो हमारा ये वाला पार्ट है, ग्रहण क्षेत्र है, ये वाला पार्ट जो है, इसमें दोनों तरफ क्या होता है? छोटे छोटे रुएं होते हैं। क्या होता है? छोटे छोटे बालों के रुएं होते हैं, जो हमारी मतलब अब हम सांस लेते हैं उसमें, जो हमारे नाक मतलब सांस में जब हम वायु लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ धूल के कण भी हमारी बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। तो वो धूल के कण कहाँ रोकने की कोशिश करता है? ग्रहण क्षेत्र रोकने की कोशिश करता है। और बचे हुए जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, यहाँ जो लसलसा पदार्थ होता है जिसकी मात्रा बढ़ जाने से हम कहते हैं कि हमें जुकाम हो गया है, तो वो क्या है कि वो क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल ग्रहण क्षेत्र से निकलकर आगे गए, वो यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ जो लसलसा पदार्थ कम मात्रा में था वो अधिक मात्रा में बढ़ गया, और उससे हमें क्या होता है? आपका जुकाम हो जाता है। सुना है ना कि हमें जब जुकाम हो जाता है तो हमें नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ जो लसलसा पदार्थ था उसकी मात्रा क्या हो गई है? बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं और हम बाइक लेकर निकले हैं, लुएं चल रही हैं। अगर हम लगातार 100 किलोमीटर तक या 150 किलोमीटर तक बराबर चले जा रहे हैं और हमने पानी नहीं पिया, तो क्या होता है कि हमारी नाक से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। किसकी कमी से होता है वो? कि यहाँ जो हमारा नेसल कैविटी में लसलसा पदार्थ बढ़ा हुआ है उसमें क्या होता है? वो सूख जाता है। हमारी जो नाक है वो कैसी हो जाती है? सूख जाती है। हालांकि गला भी सूख जाता है, तो कैसा होता है? वो दिक्कत करता है उसके। ये थी हमारी क्या? आपकी आपकी नसिका। नसिका में क्या था? वेस्टिबुल था, जिसमें से हमारी क्या जाती है? हम सांस लेते हैं तो एयर जाती है। यहाँ ग्रहण क्षेत्र में क्या होता है? आपके छोटे छोटे रेसे होते हैं जो धूल के कणों को रोकते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है? नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में क्या होता है कि लसलसा पदार्थ भरा रहता है, जिससे जो बाकी के धूल के कण हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाने से बचे। लेकिन कुछ आपके 10⁻⁻15 पीएम पार्टिकुलेट के जो मैटर होती है वो फिर भी हमारी बॉडी तक कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। इसीलिए आपका सीमेंट के कारखाने में, अन्य किसी चीज के कारखाने में जो मजदूर काम करते हैं, जो उनके वो जो बीमार होते हैं वो किस कारण से होते हैं? वो भी इसी कारण से होते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म पार्टिकल है वो फिर भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि ये एक लिमिट तक ही तो आपका रोक सकते हैं। जब आपने देखा होगा गेहूं कटते हैं तो भूस भरा जाता है, भूसा भरते हैं तो धूल उड़ती है, बोलते हैं गुड़ खा लीजिए। क्यों बोलते हैं? कि जो भूसा है, वो जो गुड़ है, वो क्या करता है कि वो जो हमारा यहाँ नेसल कैविटी है उसमें क्या करता है? लसलसे पदार्थ को बराबर बनाए रखता है। तो इसके बाद हम बात किसकी करने वाले हैं? आपके नासाग्रसनी की। किसकी बात करने वाले हैं हम? नासाग्रसनी की। और नासाग्रसनी को हम क्या कहते हैं? पायरिक्स। क्या कहते हैं हम? पायरिक्स। क्या कहते हैं हम? आपका पायरिक्स कहते हैं। ये है हमारी नासाग्रसनी। नासाग्रसनी की बात करें तो जो हमारा नोस्ट्रिल है और कंठ को जोड़ने वाला हिस्सा, यानी जिसमें हम बोलते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है कंठ का, इससे और जो नोस्ट्रिल को जोड़ने वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? हमारा नासाग्रसनी। यानी नोस्ट्रिल व कंठ को जोड़ने वाला को जोड़ने वाला कंठ को, किसको? आपका आपका नोस्ट्रिल या नासा, उसको नशिका को या नोस्ट्रिल को, और किसको? आपका लायरिक्स को, यानी कंठ को जोड़ने वाला, जिससे हमारा क्या निकलता है? आपका स्वर निकलता है। उसे जोड़ने वाला क्या है? ये एक हिस्सा है। इसे क्या कहते हैं? जोड़ने वाला हिस्सा। नासाग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? नासाग्रसनी या फायरिक्स कहलाता है। नासाग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका?
नासा ग्रसनी कहलाता है। इसमें क्या कहते हैं कि इसी हिस्से से, यानी जो हमारा नासा ग्रसनी है, इस हिस्से से क्या जुड़ा रहता है, आपका आहार नाल, क्या और आपका क्या नोस्ट्रल ट्यूब भी जोड़ा जाता है। इसी भाग से, इसी हिस्से से आहार नाल, यानी ये वाला जो पार्ट है नासा ग्रसनी जो है, इससे क्या आहार नाल और आपका जो श्वास नली का है वो क्या है, आपके अलग अलग जोड़े जाते हैं, या नोस्ट्रल ट्यूब जो है वो अलग अलग जोड़ी जाती है। आहार नाल व नोस्ट्रल ट्यूब को जोड़ा जाता है। नोस्ट्रल ट्यूब को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको नसिका और आपका क्या ग्रास, आपका नासा ग्रसनी समझ आए होंगे। तो एक बार ये राउट डाउन कर लीजिए, या आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, आपके कंठ की, यानी जैसे जिस कंठ से मैं बोल पा रही हूँ आप सभी बोलते हैं, उस कंठ के बारे में हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यह बात किसकी कर रहे हैं हम, कंठ की। और कंठ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लायरेक्स। क्या कहते हैं हम, लायरेक्स। क्या कहते हैं हम कंठ को, लायरेक्स बोलते हैं। और लायरेक्स क्या है, इसके द्वारा जो मनुष्य है वो आवाज करता है। क्या आती है इसके द्वारा, आवाज। इसके द्वारा मनुष्य आवाज करता है। क्या करता है मनुष्य, आवाज करता है। और आवाज करता है तो इसे हम कहते हैं क्या, स्वर कोश या वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। इसलिए हम इसे स्वर कोश या वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका स्वर कोश या वोकल कॉर्ड भी हम कह सकते हैं। अगर आपका स्वर कोश बड़ा है तो आवाज कैसी होती है आपकी, भारी। और छोटा होने पर, यदि स्वर कोश बड़ा है, यदि स्वर कोश बड़ा है तो आवाज भारी, भारी। तथा स्वर कोश छोटा होने पर, तथा स्वर कोश छोटा होने पर छोटा होने पर आवाज धीमी होती है। कैसी होती है आपकी, धीमी होती है। और ये जो आवाज है हमारी स्वर कोश के साथ साथ आवृत्ति और आयाम पर भी निर्भर करती है। जब हमने आपको वेव चैप्टर पढ़ाया था फिजिक्स में, यानी क्या पढ़ाई थी, तरंगे पढ़ाई थी, उस समय मैंने आवृत्ति और आयाम को बताया था कि अगर आवृत्ति कम है और आयाम अधिक है तो आवाज कैसी होगी, तेज। और कैसी होगी आपकी, नुकीली, यानी कि पैनी आवाज होगी। तो स्वर कोश के साथ साथ, स्वर कोश के साथ 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 आवाज आवृत्ति तथा आयाम पर भी निर्भर करती है। आवृत्ति तथा आयाम पर भी निर्भर करती है। निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है आपकी,
आयाम पर भी निर्भर करती है। और जो स्वर कोश में हमारी जो वायु का प्रवेश होता है, उस प्रवेश को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक छेद होता है। क्या होता है? एक छेद होता है। किसमें? स्वर कोश में। और जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ग्लोटिक्स कहा जाता है। यानी स्वर कोश में, स्वर कोश में वायु के प्रवेश के लिए, वायु के प्रवेश के लिए एक छिद्र होता है, छिद्र होता है, जिसे ग्लोटिक्स कहते हैं, जिसे ग्लोटिक्स कहते हैं। क्या होता है? एक छिद्र होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? आपका ग्लोटिक्स कहते हैं। यानी कि जो हमारा स्वर है, यानी मैं बोल रही हूँ, आप बोलते हैं, यानी कोई भी प्राणी बोलता है तो उसमें क्या होता है? आपका लाइरिक्स होता है, यानी क्या होता है? कंठ होता है। और जब हमारी आवाज निकलती है तो हम उसे क्या कह सकते हैं? स्वर कोश या वोकल कॉर्ड भी कह सकते हैं। अगर वोकल कॉर्ड आपका बड़ा है तो कैसी आवाज निकलेगी? आपकी तेज। और वोकल कॉर्ड छोटा है तो आवाज कैसे निकलेगी? आपकी भी निकलेगी। उसके बाद भी क्या है कि जो वोकल कॉर्ड है उसमें क्या होता है? आपका एक छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोटिक्स। और मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि जो स्वर कोश है वो जो आवाज है वो स्वर कोश के साथ साथ आवर्ती और आयाम पर भी निर्भर करती है। ये मैं फिजिक्स की क्लास में डिटेल में बताकर आई हूँ, तो आप फिजिक्स में क्लास देख सकते हैं अगर आपको आवर्ती आयाम से वॉइस हमारी किस प्रकार कनेक्ट है ये जानना है। और इसके बाद हम बात किसकी कर लेते हैं? आपकी श्वास नली की, यानी कि ट्रैकिया की। किसकी बात कर लेते हैं हम? श्वास नली की, यानी कि ट्रैकिया की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अब श्वास नली की। तो श्वास नली की जब हम बात कर रहे हैं तो लायरिक्स, यानी कि आपका कंठ को फेफड़ों से जोड़ने वाली जो नली है वो क्या कहलाती है? हमारी श्वास नली कहलाती है। यानी कंठ को, कंठ को फेफड़ों यानी कि लंग्स से जोड़ने वाली नली श्वास नली कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी श्वास नली, यानी ट्रैकिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी श्वास नली कहलाती है। और इसकी कुल लंबाई आपकी कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। जिसकी कुल लंबाई, जिसकी कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है आपकी? 12 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद हम बात करें कि जो श्वास नली है उसका उपयोग फेफड़ों में किस प्रकार किया जाता है, तो श्वास नली के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। श्वास नली के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है, तक पहुंचाई जाती है। कहाँ तक पहुंचाई जाती है? आपकी फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। और दोनों फेफड़े किससे जुड़े हुए रहते हैं? हमारे श्वास नली से। किससे जुड़े हुए रहते हैं? हमारे श्वास नली से। ये आप एक बार डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये क्या है? हमारी ट्रैकिया है। क्या है? हमारी ट्रैकिया है। और इससे क्या जुड़े हुए हैं? ये फेफड़े आपके जुड़े हुए हैं। तो यानी दोनों फेफड़े हमारे किससे जुड़े हुए रहते हैं? ये यहाँ से और यहाँ तक। इसकी लंबाई भी कितनी है हमारी? 12 सेंटीमीटर। और किससे जुड़े रहते हैं? ये दोनों फेफड़े श्वास नली से जुड़े रहते हैं। दोनों फेफड़े
श्वास नली से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं आपके? श्वास नली से जुड़े रहते हैं। और ये क्या है? ये एक सॉफ्ट नली का है, यानी कैसी है आपकी? एक मुलायम नली है। यानी श्वास नली एक मुलायम नली है। मुलायम नली है जो हमारी किससे ढकी हुई रहती है? 9 उपास्थियों से ढकी रहती है। जो 9 उपास्थियों से ढकी रहती है। 9 उपास्थियों से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है आपकी? 9 उपास्थियों से ढकी रहती है। इसके बाद जो हमारी श्वास नली का है उसका एक भाग होता है हमारा क्या? केरेना नामक एक स्थान किसमें पाया जाता है? जो श्वास नली में पाया जाता है। और ये वहां से कितने भागों में बट जाती है आपकी? 2 भागों में बट जाती है। और हवा के आने जाने के लिए क्या करती है? रास्ता प्रदान करती है। ठीक है। श्वास नली केरेना नामक स्थान पर दो भागों में बट जाती है। में बट जाती है तथा हवा के आने जाने को रास्ता प्रदान करती है। रास्ता प्रदान करती है। ये नली क्या हुआ कि 2 भागों में बट गई। कौन से जगह पर? आपका केरेना जगह पर। और क्या करती है? हवा के आने जाने के लिए स्थान प्रदान करती है। उसके बाद हम बात करें अगर फेफड़ों की, तो आज हम मोटा मोटा लंग्स के बारे में जानने वाले हैं कि जो मैं डायग्राम आपको दिखा रही हूँ उसमें क्या है? आपका मेम्ब्रेन बनी हुई है। ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है फेफड़ों के चारों तरफ, ये वाली जो मेम्ब्रेन बनी हुई है ये किस लिए बनी हुई है? ताकि हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो कैसे रह सके? आपके सुरक्षित रह सके। कैसे रह सके? आपके सुरक्षित रह सके। यानी फेफड़ों के चारों तरफ चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है आपकी? एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक परत जाई जाती है। और जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम आपका प्लूरा झिल्ली भी कहते हैं। जिसे प्लूरा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्लूरा झिल्ली कहते हैं। यानी हमारा जो क्वेश्चन एराइज हो सकता है वो इस तरीके से हो सकता है कि फेफड़ों के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली का नाम क्या है? तो उस झिल्ली का क्या नाम है? आपका प्लूरा। क्या नाम है आपका? प्लूरा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहीं तक आज की मेरी क्लास थी समझ आई होगी। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्या? लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में, और साथ ही साथ फेफड़ों से होने वाली बीमारियों के बारे में, जैसे आपका निमोनिया है, दमा है, इन सब के बारे में हम कल जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।